कोई कहता है स्टॉक खरीदो, एसआईपी में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो तो स्टॉक्स में करो, मार्केट में इन्वेस्ट करो। अगर सुनो मेरी बात, अगर इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब अगर स्टॉक्स ही अमीरी की चाबी होते तो आज दुनिया के सबसे अमीर लोग सारे के सारे स्टॉक ट्रेडर ही क्यों नहीं होते? क्यों? उनके पास कंपनीज होती हैं, कैश फ्लो नेटवर्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो किसी स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड या मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक में नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं सिस्टम के अंदर। और अगर सिस्टम के अंदर उनने इन्वेस्टमेंट किया तो ये सारी चीज़ यही क्लियर हो जाती है। यही वो फ़र्क होता है जो तुम्हारी वेल्थ बनाने से रोकता है, या तुम्हें इसके लिए तुम्हें एक जोश देता है। जैसे तुम ये समझो, अगर तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है, तुम्हारा सिर्फ एक ही अचीवमेंट है, तुम सिर्फ एक ही चीज़ को अचीव करना चाहते हो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना और स्टॉक से जो भी रिटर्न्स मिलेंगे उसी में खुश रहना चाहते हो, तो अब तुम ये समझो कि किसी कंपनी का स्टॉक कहीं किसी एसआईपी कर रहे हो कि कहीं भी, तो उसमें से कितना परसेंट तुम्हें रिटर्न मिलेगा ये डिपेंड किस पे होता है? मार्केट पे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये तुम्हें क्या पता कि कौन कितना रिटर्न देगा। अगर रिटर्न देगा तो वो बढ़ के आएगा, क्या बढ़ के आएगा तो सिर्फ थोड़ा बहुत या ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें देखो, बहुत से लोग यही कहते हैं कि स्टॉक खरीदो, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी लो, म्यूचुअल फंड में लो, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, अगर यही चीज़ें होती तो आज दुनिया के सबसे अमीर लोग स्टॉक ट्रेडर क्यों नहीं हैं? क्योंकि यही फ़र्क बताता है कि वेल्थ तुम्हारी बनेगी या नहीं बनेगी। वेल्थ तुम्हें बनने देगा सिस्टम या नहीं बनने देगा। सिस्टम तुम्हें दबा देगा नीचे और एक मिडिल पर्सन रखेगा या सिर्फ छोटा इन्वेस्टर रखेगा। तो ये सारी चीज़ें देखो तुम्हें समझना होगा, यानी ये नॉलेज तुम्हें लेना होगा, क्योंकि बिना नॉलेज के कहीं भी कोई भी कदम उठा लोगे तो ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दलदल में फंसा देगा। और दलदल में जो फंसा वो निकलेगा नहीं। निकलेगा कब? जब उसे सही नॉलेज मिलेगी। अगर तुम जैसे अभी इस सिस्टम, इस इल्यूजन में फंसे हुए हो, अगर तुमने सीख लिया ये तो तुम्हें आसान होगा, तुम इजीली इस इल्यूजन से बाहर निकल सकते हो। तो देखो, अभी तुम्हारी एज अगर 25 से 45 के बीच है तो ये तुम्हारी बहुत मेन डिसीजन एज है। अगर तुमने एक भी डिसीजन गलत डायरेक्शन में ले लिया तो ये सारी लाइफ बर्बाद कर देगा तुम्हारी। तो एक भी डिसीजन लेना है तो बिल्कुल सोच समझ के लेना। और ये है कि अगर तुम्हें वेल्थ थिंकिंग अपग्रेड करना है, सिस्टम बनाना है, मनी स्ट्रक्चर्ड करना है, तो इस चैनल से जुड़े रहना। राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से, इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना। अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो तो अब देखो बात करते हैं, क्योंकि देखो सीरीज़ अगर आप देखोगे तो वो लेयर बाय लेयर है, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। इसलिए तो देखो बात ये है कि इन्वेस्टमेंट की दो दुनियाएं हैं। अब दो दुनिया यानी इन्वेस्टमेंट की दो दुनिया में अलग अलग मेंटल मॉडल्स होते हैं। देखो, पहला है मॉडल 1 यानी एसेट बाइंग। ये मॉडल मिडिल क्लास फॉलो करती है। जैसे सैलरी मिली, कुछ पैसा बचाए, स्टॉक खरीदा, प्राइस बढ़ने का इंतजार करो और ये पैसिव हो बस। अब सुनो, दूसरा मॉडल ये है सिस्टम ओनरशिप। ये मॉडल रिच फॉलो करते हैं। सिस्टम इंडिफिनिटी यानी इंडेनिफ किया, कंट्रोल लिया, कैश फ्लो क्रिएट किया, स्केल किया, ये एक्टिव कंट्रोल मॉडल है। सिंपल डिफरेंस मैं बता दूं तो कॉमन पीपल पैसा लगाते हैं, प्राइस बढ़ाने का इंतजार करते हैं, बढ़ने का इंतजार करते हैं। रिच पीपल सिस्टम बनाते हैं, पैसा खुद आता है। तुम बहुत ही एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं मैं, जिससे आसान होगा तुम्हें समझने में, क्योंकि आपकी अभी बहुत डिसीजन एज है। तो मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप कोई भी गलत डिसीजन गलत डायरेक्शन में ले लो तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि इस चैनल, इस राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट, इस राज सूर्यवंशी का ये मिशन है, हर इंसान जो, हर व्यक्ति, हर पर्सन जो इस चैनल से, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़े हैं, वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली वेल्थ क्रिएट करें और फाइनेंशियली फ्री हों, यानी फाइनेंशियली ट्रिप्टेड ना रहें। उन्हें फैमिली का या फाइनेंशियल के ऊपर कोई भी प्रेशर ना रहे। तो देखो असली फ़र्क ये देखो, डिफरेंस ये समझो।
अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, मिडिल क्लास पर्सन, वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि कॉमनली बात है, अगर वो क्या करेगा, देखो कोई भी इन्वेस्टर होगा तो वो ये देखेगा कौन सा स्टॉक उसे कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कौन सी एसआईपी उसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है, या कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा फंड उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, वो उसी में इन्वेस्ट करेगा। तो ये बात होती है कि ये लोग पैसा लगाते हैं और बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। यही मैंने अभी बोला कि ये रिटर्न्स का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो रिच पीपल, रिच पर्सन होते हैं, उनकी कंपनीज होती हैं, बिजनेसेस होते हैं। तुम लगाते हो तो किसके स्टॉक, किसके एसआईपी, किसके फंड में लगाते हो, किस कंपनी के फंड में लगाते हो, किसी कंपनी के फंड में तो लगाते होगे। तो तुम्हें रिटर्न देता कौन है आखिर? रिच पीपल देता है रिटर्न। तो और उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उसके पास पैसा खुद आ रहा है, क्योंकि उसने सिस्टम बनाया है, उसने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है कि पैसा खुद आ रहा है। अगर तुम गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम उसे बढ़ने का इंतज़ार करोगे, लेकिन उसने ऐसा सिस्टम बनाया गोल्ड ईटीएफ कि पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं कि कॉमनली मैंने जो डिफरेंस तुम्हें समझाया, एक कॉमन सी लैंग्वेज यानी आसान सी भाषा में मैंने बताया तुम्हें कि तुम अगर पैसा लगाकर उसे बढ़ने का इंतज़ार करते हो तो तुम्हारी वेल्थ नहीं बनेगी कभी। वेल्थ बनेगी वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेगी, छोटी मोटी वेल्थ बनेगी बस। और अगर तुम सिस्टम बनाते हो तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा, तुम्हें किसी कंपनी, किसी स्टॉक, किसी इन्वेस्टर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। पैसा खुद ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि तुमने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है। यही वजह होती है कि अमीर लोग सिर्फ स्टॉक्स या एसआईपी, म्यूचुअल फंड यही नहीं करते, वो अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर्स करते हैं ताकि मतलब लोग उनकी कंपनीज, उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें और वो डिपेंड ना रहे, मतलब जो जिसकी कंपनी है वो डिपेंड ना रहे, वो लोग डिपेंड रहे जिसने उनकी कंपनी के शेयर में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। कि क्योंकि रिटर्न किसके हाथ में है? रिटर्न देना हमारे हाथ में है। जैसे हमारी कंपनी है तो हमारे हाथ में रिटर्न देना है कि हम कितना रिटर्न किस फंड को देने वाले हैं, देंगे या दे चुके हैं। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती है अगर अपना सिस्टम है। लेकिन अगर सिर्फ, क्योंकि हर जगह मैंने सोशल मीडिया पर भी रिसर्च की, मैंने ये देखा कि हर कोई बंदा बस यही कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक लो, एसआईपी लो, म्यूचुअल फंड लो, या इस एसआईपी में इन्वेस्ट करो, इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। पर कोई ये नहीं बता रहा कि सिस्टम, मेन जड़ क्या है? सिस्टम। तुम सिस्टम को समझ गए तो तुम स्टॉक भी कर सकते हो, स्टॉक में मतलब कोई स्टॉक बाय भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है सिस्टम के अंदर। तो अगर तुम सिस्टम को ईजिली समझ गए तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी समझना। अगर तुम इन सबको समझ गए तो फिर तुम्हें वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो स्टॉक्स सिस्टम, अब देखो बात ये है कि स्टॉक सिस्टम्स मतलब पर्सन वन, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाए, प्राइस बढ़े तो प्रॉफिट मिले। लेकिन रिस्क इसमें यह है कि मार्केट गिरा तो पैसा गिरा, कंट्रोल जीरो। यार मुझे इसमें हंसी आई। अब देखो एक बात कॉमनली है, किसी भी पर्सन ने किसी स्टॉक में, किसी स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक में 5 लाख रुपए लगा दिए। अब उसने 5 लाख रुपए लगा दिए, मार्केट क्रेज हुआ, मार्केट गिरा और कंट्रोल भी नहीं, इसके हाथ में कुछ नहीं। जिसने 5 लाख लगाए, सारा कंट्रोल मार्केट के ऊपर है। तो ये चीजें समझो, इसका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। मतलब यार इसके 5 लाख रुपए तो गए, इसके ऊपर टेंशन आ गई क्योंकि मार्केट क्रेज हुआ और मनी का टेंशन, क्योंकि ट्रिप्टेड है ना, तो टेंशन भी बहुत पावरफुल है इसके लिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यही होती हैं कि मार्केट के ऊपर डिपेंड रहोगे, किसी स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहोगे, डिपेंडेंसी रखोगे तो तुम्हें कभी भी नुकसान, लॉस हो सकता है, घाटा हो सकता है। अब देखो दूसरा पर्सन 5 लाख रुपए से स्मॉल बिजनेस में हिस्सा लेता है, हर महीने प्रॉफिट शेयर में, रिस्क, बिजनेस स्लो हो सकता है ना, लेकिन कंट्रोल हाई। असली फर्क यही समझो कि देखो चीज कंट्रोल, स्टॉक इन्वेस्टर सिस्टम, यानी कंट्रोल स्टॉक इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता लेकिन सिस्टम के हाथ में होता है। कैश फ्लो स्टॉक इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता लेकिन
सिस्टम के अंदर होता है, स्केल स्टॉक इन्वेस्टर के अंदर नहीं होता। पॉसिबल है कि सिस्टम के अंदर हो। डिसीजन पावर एक स्टॉक इन्वेस्टर डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन ले सकता है कि वो सिर्फ इतना डिसीजन ले सकता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो ये डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या मार्केट गिरेगा ही या मार्केट उठेगा ही। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ना कि इसके ऊपर या इसके कंट्रोल या इसके थिंकिंग के ऊपर कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर एक सिस्टम पर्सन है, उसके हाथ में सारा कंट्रोल है, वो डिसीजन ले सकता है, वो डिसीजन मेकिंग करता है। ये सारी चीज़ें समझो। तो बात वही है कि अगर तुमने किसी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी? मार्केट के ऊपर, क्योंकि तुमने तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब तुम ये समझो, अगर तुम कहीं जॉब करते हो तो तुम इनकम के भरोसे हो। इनकम के भरोसे क्यों हो? क्योंकि तुम डिसीजन नहीं ले सकते। तुम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि तुम काम करोगे तभी पैसा मिलेगा या उसके बाद भी पैसा मिलेगा। तुम काम नहीं करोगे तो भी पैसा मिलेगा। ये तुम्हारे हाथ में डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन उसके हाथ में है जिसने तुम्हें नौकरी पर रख के रखा है। वैसे ही अगर तुम 5 लाख रुपए से, यानी दूसरा बी पर्सन यानी 5 लाख रुपए से स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे तो मतलब रिस्क क्या रहेगा? रिस्क ये रहेगा कि स्लो हो सकता है बिजनेस, हाई रिस्क यही रहेगा। लेकिन प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट क्या रहेगा कि कंट्रोल सारा अपने हाथ में है। जैसे एक कोई ओनर है और सारा कंट्रोल उसी ओनर का है, वही वर्कर को, वही मैनेजर को, वही सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देता है, यानी हुक्म चलाता है, अपनी हुकूमत करता है वो, यानी राजा की तरह कंट्रोल जमाए हुए है। तो सारा पावरफुल, यानी सबसे ज़्यादा जो सिस्टम है वो क्या है? थिंकिंग और कंट्रोल। ये दोनों अगर तुम्हारे पास है कि डिसीजन मेकिंग भी तुम कर रहे हो, कंट्रोल भी सारा तुम्हारे पास है जैसे बिजनेस में, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं और तुम्हारी वेल्थ बनेगी। तो ए पर्सन के ऊपर मुझे हंसी इसलिए ही आई थी कि उसने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो किया लेकिन क्रेज़ हो गया तो ख़त्म सब, फिर वो डिप्रेशन में जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये होती हैं चीज़ें। देखो रिच लोग स्टॉक क्यों नहीं, सिस्टम क्यों लेते हैं? तो देखो रीज़न 1 ये है कंट्रोल। स्टॉक बराबर छोटा हिस्सा, सिस्टम बराबर कंट्रोल। देखो कंट्रोल होने पर तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा होता है, डायरेक्शन तुम्हारी होती है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर तुम्हारा होता है ना। अब तुम खुद समझो कि अगर तुमने कोई डिसीजन लिया है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम्हारा सिस्टम है, तुम खुद से डिसीजन डायरेक्शन बदलोगे, चेंज करोगे तो तुम खुद से करोगे और कोई नहीं आएगा अलग से। लेकिन स्टॉक में मार्केट के ऊपर रहता है और कई लोगों के ऊपर रहता है, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो सारा नुकसान लॉस ही होना है। इसलिए अब देखो दूसरा रीज़न ये है कि प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो। स्टॉक्स कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन सिस्टम मंथली रेवेन्यू, रिटर्निंग कस्टमर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यानी लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, सारा कंट्रोल रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि देखो अगर तुम ये सही तरीके से समझ गए कि देखो अगर तुम्हें अपनी वेल्थ बनानी है तो ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इसे लॉन्ग टर्म ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम्हारी लॉन्ग लाइफ के लिए लॉन्ग वेल्थ बना के देगा, जिससे तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए वेल्थ है। अगर तुम शॉर्ट टर्म में करोगे तो शॉर्ट वेल्थ बनेगी, ये पूरी लाइफ के लिए नहीं बनेगी, फिर ऐसा होता है। तो देखो तीसरा जो मतलब रीज़न है वो है लार्वेज। रिच लोग सिस्टम से लार्वेज लेते हैं। एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मीडिया, एक सिस्टम जैसे हज़ारों लोगों से काम करवाता है, लाखों लोगों से पैसा कमाता है। ये चीज़ें होती हैं कि अगर तुम एक कंपनी में ही देख लो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, यानी कोई सिस्टम है, कहने का मतलब ये है माइक्रोसॉफ्ट हुआ, कोई कीवर्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, गूगल को ले लो, ये दोनों, इसमें एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? हज़ारों। बस इसमें एम्प्लॉयज़ इतने होंगे कि हज़ारों, मतलब लार्वेज हज़ारों एम्प्लॉय होंगे। ये होता है तीसरा रीज़न कि हज़ारों एम्प्लॉय हैं। पैसा कितना कमा रहे हैं हर दिन, पर डे, करोड़ों अरबों यूज़र्स इसे यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तीसरा रीज़न सबसे पावरफुल है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि पावर किस में है। पावर तीसरे रीज़न को समझो ना,
कि लार्वेज कंट्रोल में है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों अरबों लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा भर रहे हैं। तो 1000 लोगों के लिए हज़ारों जाने से अच्छा है कि करोड़ों अरबों आ रहे हैं अपने पास, प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सिस्टम के अंदर, ना कि ये इनकम में नहीं होती या ना ही ये कोई स्टॉक में होती है। ये सारी चीज़ें किस में होती है? सिस्टम में, ओनरशिप में, कंट्रोल्ड में होती हैं, लार्वेज में होती हैं। ये चीज़ों को समझो। और देखो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं तुम्हें दूं, यानी बहुत अच्छा। तो देखो, पहला तो एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूं, रेस्टोरेंट ओनर बीएस फूड डिलीवरी स्टॉक। कि पहला पर्सन हुआ तो वो फूड डिलीवरी कंपनी का स्टॉक खरीदा, यानी फूड डिलीवरी कंपनी का स्टॉक खरीदा, और दूसरे पर्सन ने खुद का कोल्ड किचन सिस्टम बनाया। 5 साल बाद पर्सन 1 मार्केट पर डिपेंड, दूसरा पर्सन मल्टीपल किचन्स, है ना, फ्रेश चेंज, ब्रांड वैल्यू। अब तुम समझ गए होगे कि देखो, आप मान लो आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, आपने फूड डिलीवरी वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सारा के सारा पैसा इस स्टॉक में डाल दिया, है ना, और दूसरे पर्सन ने क्या किया? वही पैसा जितना स्टॉक में उसने लगाया, उसने उतना ही अपने बिजनेस में लगाया, यानी अपने किचन में लगाया, जिससे फ्रेशनेस मिली और ट्रस्ट बढ़ा, लोगों का ब्रांड वैल्यू बनी। और अगले 5 साल बाद दोनों पर्सन को देखा जाए तो ए वाला पर्सन सिर्फ मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा। मार्केट ने क्रेज कर दिया तो वो बंदा डिप्रेशन में जाएगा, यानी क्रेज, वो भी क्रेज हो जाएगा। और दूसरा बंदा बिजनेस है, ब्रांड वैल्यू है, साथ टाइम के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। नए नए किचन्स, मल्टीपल किचन्स हो गए हैं, एक किचन्स के अलावा भी किचन्स हो गए हैं, मल्टीपल सोर्सेज। ये चीज़ें होती हैं। प्रॉफिट किसको हुआ? एक बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन यानी जिसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया था, चाहे वो किचन वाले स्मॉल बिजनेस में लगाया था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बढ़ा। ये होता। अब देखो, दूसरे एग्जांपल ले लो। अब दूसरे एग्जांपल, ऐप यूज़र्स और ऐप ओनर। देखो, पहला पर्सन ऐप का स्टॉक खरीदा, दूसरे पर्सन ने ऐप बना दी। कौन अमीर बनेगा? यूज़र या सिस्टम ओनर? समझो ना इस चीज़ को। अब मैं तुम्हें किसी ओनर का और किसी यूज़र्स का ही एग्जांपल दूँ। तुमने कभी किसी चीज़ को यूज़ किया है? कभी नेटफ्लिक्स को, अगर ये वीडियो तुम कहाँ देख रहे हो? यूट्यूब पे। तुम यूट्यूब पे इस चीज़ को देख रहे हो, मतलब तुम यूज़र्स हो, तुम हो पर्सन, पहला पर्सन यानी ए पर्सन हो तुम, और दूसरा बी पर्सन यानी जो है वो उसने ऐप ही बना दिया, उसने यूट्यूब बनाया। सारा पैसा किसको जा रहा है? यूट्यूब को, ना कि तुम्हें। तुम यूज़र्स हो, तुम देख रहे हो, यानी तुम ए पर्सन हो, लेकिन वो बी पर्सन जो है उसने सिस्टम ही क्रिएट कर दिया, उसने ऐप बना दिया। सारा पैसा किसके पास जाएगा? मल्टीपल सोर्सेस कौन बना लेगा बाद में? अगले 5 साल बाद भी अगर तुम यूट्यूब पे यूज़र्स ही रहोगे तो तुम कभी भी कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम इसके यूज़र हो, लेकिन उसने यूट्यूब बनाया तो और कंपनी भी बना सकता है वो, और मल्टीपल सोर्सेज एसेट्स खड़ा कर सकता है वो। क्यों कर सकता है? उसके पास है मनी, उसके पास जा रहा है, सारा सिस्टम कंट्रोल उसके हाथ में है, इसलिए सारी चीज़ उसके ऊपर है। तुम डिपेंड हो किसके ऊपर? उस फाउंडर के, उस यूट्यूब के ऊपर। ये होता है। तो देखो, अब सिस्टम होता क्या है? देखो, सिस्टम में बार बार ऐसा कह रहा हूँ, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। आखिर सिस्टम का रोल क्या है? सिस्टम आखिर होता क्या है? मैंने बताया है पिछली वीडियो में, लेकिन अभी फिर बता दूं। देखो, यानी सिस्टम का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हारे बिना भी पैसा बनाती रहे। सिस्टम के प्रकार देखो, पहला प्रकार होता है बिजनेस सिस्टम्स, दूसरा रियल एस्टेट कैश फ्लो सिस्टम्स। मतलब 2 सिस्टम हो गए, पहला होगा बिजनेस सिस्टम, दूसरा होगा रियल एस्टेट। तीसरा सिस्टम देखो डिजिटल प्रोडक्ट सिस्टम्स, और चौथा यानी जो 4 यानी तो लिसनिंग सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स, फंड्स 5वां ही है, मीडिया सिस्टम से 6ठा ही है। तो सिस्टम की पहचान अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वह सिस्टम है। रिकरिंग रेवेन्यू, स्केलेबल स्ट्रक्चर, मतलब और रिप्लेसेबल ऑपरेटर है। तो ये सारी चीज़ें यानी वो सिस्टम है। एक मायने से देखा जाए तो अगर ये चीज़ें उसमें हैं तो वो सिस्टम है, अगर नहीं है तो वो सिस्टम नहीं है। ये यहीं क्लियर कर लो ये कन्फ्यूजन कि
अगर तुम हर किसी को ही सिस्टम समझ रहे हो तो वो भी सिस्टम नहीं है। ये 3 चीज़ें जिसमें है वही सिस्टम है। यानी पहला रिसर्निंग मतलब रिसोरिंग रेवेन्यू है ना, और दूसरा हुआ स्केलेबल स्ट्रक्चर, तीसरा रिप्लेसेबल ऑपरेटर। ये 3 चीज़ें हैं तो ये समझो कि वो सिस्टम है, अगर नहीं तो वो सिस्टम नहीं है। अब देखो रिच की इन्वेस्टमेंट मतलब लीडर जो होता है वो, देखो रिच लोग इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं कि देखो पहला लेवल होता है इनकम का, जॉब करते हैं या स्मॉल बिजनेस करते हैं। दूसरा फिर एसेट्स बनाते हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में। तीसरा होता है कैश फ्लो एसेट्स में, रेंटल, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज़। चौथा सिस्टम्स में यानी बिजनेसेस, ब्रांड्स और फंड्स में। और नेटवर्क्स में पांचवा यानी प्लेटफॉर्म्स में, इकोनॉमी सिस्टम्स में। अधिकतर लोग लेवल 2 पर रुक जाते हैं, रिच लोग लेवल 4 से 5 तक आ जाते हैं। जो मिडिल क्लास पर्सन है जो शुरू करते हैं वो 2 पर रुक जाते हैं। यानी ऑप्शन 2 मैंने बताया, सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन पर रह जाते हैं बस। यानी पहला तो इनकम या स्मॉल बिजनेस, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉक इन पर ही रुक जाते हैं, एसेट्स पर नहीं बढ़ते, यानी तीसरे उस पर नहीं बढ़ते, वो सॉरी दूसरे उस पर ही रह जाते हैं, छोटे मोटे एसेट्स बना लेते हैं लेकिन तीसरे उस पर नहीं बढ़ते। तो ये समझो तुम सारी चीज़ें यहाँ आ गई कि जो चौथे और 5वें लेवल पे आ जाता है वो वेल्थ बना सकता है, वो रिच पीपल की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जो दूसरे पर ही रुक जाता है वो हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है, पूरी ज़िंदगी ट्रैक्टर रह जाता है ना। इसलिए तो अब देखो मिडिल क्लास क्यों सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करते, मिडिल क्लास सिस्टम में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? देखो कारण तो एक है कि रिस्क से डर रहता है। स्टॉक गिरा ब्लेम मार्केट, बिजनेस गिरा ब्लेम खुद को, इसलिए लोग सिस्टम से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो ये सोच के करते हैं कि बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक कंपैरिजन टाइप के नज़रिए से उन्हें देखते हैं कि अगर ये गिर गया तो लॉस सिर्फ मुझे नहीं होगा, ये लॉस बहुत सारे लोगों को भी होगा। लेकिन बिजनेस गिरा तो ब्लेम किसको जाता है? सारा के सारा 100% जो ब्लेम है वो किसे जाएगा? मेरा बिजनेस है, गिरा बिजनेस तो पूरा ब्लेम किसके ऊपर आ गया? मेरे ऊपर। मेरे ऊपर क्यों आ गया? मैंने अगर हरकत की है, यानी हरकत यानी जैसे मैंने बिजनेस बनाया और वो गया पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है बिजनेस में अक्सर कि मार्केट गिरा तो ब्लेम किस पे जाएगा? मैं लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकता, मैं खुद को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि मैंने ही बिजनेस स्ट्रक्चर किया है, मैंने ही डिज़ाइन किया है। लेकिन मार्केट गिरा तो ब्लेम तुम खुद को नहीं मार्केट को करते हो, लोगों को करते हो कि बहुत से लोगों ने ऐसे कर रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करा है, बहुत से लोगों का लॉस हुआ है, ये मार्केट का दोष है। इसी प्रकार मार्केट को बहुत से लोगों ने दोषी ठहरा रखा है ना। और देखो दूसरा ये है कि कंट्रोल की आदत नहीं, जॉब माइंडसेट, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, डिसीजन मत लो। सिस्टम माइंडसेट क्या कहता है? डिसीजन लो और रिस्क भी लो, स्ट्रक्चर बनाओ, डिसीजन लो, रिस्क लो, स्ट्रक्चर बनाओ, तभी तो तुम वेल्थ बना सकते हो। वेल्थ थिंकिंग अपग्रेड, सिस्टम डिज़ाइन करोगे, सिस्टम स्ट्रक्चर्ड करोगे, ये सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में होंगी तब तो तुम करोगे, है ना। और तीसरा कारण जो होता है वो लॉन्ग टर्म की सोच की कमी। स्टॉक से यानी जल्दी प्रॉफिट चाहिए और सिस्टम में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अब तुम ये चीज़ समझो, अगर कोई आज एक बिजनेस क्रिएट कर दे, वो शॉर्ट टर्म में बहुत कम प्रॉफिट देगा या ना के बराबर देगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बहुत हाई जाएगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं अमेज़ॉन का। मैं अमेज़ॉन का एग्जांपल तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अमेज़ॉन ने अगले 9 सालों तक सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट किया बिना प्रॉफिट के, चाहे वो कंपनी का फाउंडर कितना ही कंगाल क्यों ना हो गया हो, उसने इन्वेस्टमेंट किया। फिर 2002 में वो चल गई और ऐसी चली कि आज, और फिर 2008 में उन्होंने क्या किया, 2011 में उसने मतलब मॉडल्स डिज़ाइन किए, जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल होते हैं, अपनी वेबसाइट्स होती हैं, ऐप्स होती हैं, ये डिज़ाइन कर दी, ये सिस्टम डिज़ाइन कर दिए। मोबाइल आ गए थे तब, तो ये सारी चीज़ें फिर उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता गया। और आज अमेज़ॉन कितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी क्या एसेट हो गई है अब तो। वो एसेट यानी वो वेल्थ बना सकती है, इतना पैसा वो देती है, लोग रोज़ करोड़ों अरबों यूज़र्स उसे यूज़ करते हैं। ये सोचो तुम, सारी बात यही है कि अगर तुम
लॉन्ग टर्म की सोच की कमी रखोगे और शॉर्ट टर्म में जल्दी प्रॉफिट चाहिए, स्टॉक्स खरीदते हो, तो ये तुम्हारी ही गलती है। मतलब तुम ही रोंग साइड, रोंग डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अभी से ये गलती सुधारो, क्योंकि अगर अभी से ये कदम तुमने, अगर गलत कदम है तो उसे जल्दी पीछे लेने में ही फ़ायदा है। अगर गलत कदम है तो उसे अगर तुम आगे बढ़ाते जाओगे तो फिर तुम्हें आगे, अभी कुआं मिला है आगे खाई मिलेगी, और तुम डायरेक्ट खाई में जाओगे, मतलब तुम बहुत ज़्यादा लॉस में जाओगे। ये चीज़ें अभी समझो और अभी अपना डिसीजन सुधारो, है ना। और अब देखो आम आदमी और सिस्टम माइंडसेट कैसे शुरू करें। मतलब स्टेप 1 तो ये है कि इनकम स्टेबल करो, दूसरा ये सेविंग्स बनाओ, तीसरा ये है स्मॉल सिस्टम में इन्वेस्ट करो, स्मॉल बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, रेंटल रूम, पार्टनरशिप, और चौथा ये है कैश फ्लो रीइन्वेस्ट करो कैश फ्लो में। कहने का मतलब ये है कैश फ्लो में रीइन्वेस्ट करो। और पांचवा सिस्टम स्किल करो, पांचवा ये है सिस्टम स्किल करो। तो सच यही है कि देखो स्टॉक्स तुम्हें पैसा दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम में तुम्हें पावर मिलती है। सिस्टम्स तुम्हें पावर देते हैं, लॉन्ग टर्म का विजन देते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने देते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनरशिप सिस्टम में होती है, ना कि किसी जॉब, सैलरी या किसी स्टॉक में। इसलिए तो और फाइनेंशियल दुनिया में देखो प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंट्रोल की। इसलिए अमीर लोग स्टॉक्स नहीं सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं। अगर तुम सिर्फ एसेट्स खरीदोगे तो तुम मार्केट पर डिपेंड रहोगे, लेकिन अगर तुम सिस्टम बनाओगे तो मार्केट तुम पर डिपेंड करेगी। यही असली इन्वेस्टमेंट का खेल है। क्योंकि देखो अगर तुमने स्टॉक खरीदा तो तुम स्टॉक के मार्केट के ऊपर डिपेंड रहोगे, तुमने लेकिन एक नया खतरनाक तरीके से बिजनेस मॉडल तैयार कर दिया, स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, इन्होंने मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया कि आज मार्केट इनके ऊपर डिपेंड है। माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, ये सारे मार्केट इनके ऊपर डिपेंड हो गए, इनके ऊपर डिपेंड हो गए। तो ये ओनर बन गए तो पैसा ऑटोमेटिक आ गया। यानी मैंने पहले भी पिछले जो टॉपिक्स थे अपने वो यही थे, उन्हीं को कवर किया गया है कि ओनरशिप रिवार्ड्स, मतलब ओनरशिप रिवार्ड्स, सॉरी कैश फ्लो रिवार्ड्स ओनरशिप। यानी पैसा उसी के पास जाता है जो ओनर होता है, ना कि उसके पास जो सिस्टम में फंसा हुआ होता है। अब जो यूट्यूब का ओनर है सारा पैसा उसी के पास जाएगा। अब तुम तो यूट्यूब में फंसे हुए हो, यानी तुम यूज़र्स हो, तुम्हारे पास थोड़ी पैसा आएगा, इसलिए ये सारा पैसा जाएगा उस ओनर के पास। तो सारी चीज़ें यही हैं कि आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था। तो देखो डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, सही डायरेक्शन में जाते हो और स्टॉक्स की जगह सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट होगा, फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बनेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ब्रांड के ऊपर, तुम्हारी कंपनी के ऊपर, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, तुम्हारे ऊपर। तो डिसीजन तुम्हारा है कि अगर तुम्हें अभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर बनना है या सिस्टम में इन्वेस्ट करके ओनर बनना है, कंट्रोल अपने हाथ में जमाना है। तुम्हें फाइनेंशियल दुनिया में कंट्रोल जमाना है या तुम्हें उस फाइनेंशियली दुनिया का कंट्रोलेड व्यक्ति बनना है। तो डिसीजन तुम्हारा है। बाकी अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो तो राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज से जुड़े रहना, इस राज सूर्यवंशी से जुड़े रहना। वीडियो को अपने रिलेटिव में, जैसे किसी को ये चीज़ें समझाना है, तुम्हें बताना है, तुम्हारा कोई पार्टनर है, कोई किसी को भी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट में लिख देना या मुझे ईमेल कर देना। अगर मैंने ईमेल दी हो तो मैं देख लूँगा। बाकी मैं, अगर आप समझना चाहते हो कि हिडन मनी रूल्स क्या हैं, तो वो मैं, क्योंकि देखो फाइनेंशियली दुनिया में हिडन मनी रूल्स को समझना ज़रूरी है। अगर समझना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी आज का कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो गया। अगर नहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख देना। बाकी मिलते हैं कुछ और। जाने से पहले एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा, यानी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, एंड करने से पहले, कि अगर अपनी वेल्थ थिंकिंग अपग्रेड करना चाहते हो तो बुक पढ़ो, यानी बहुत सारी बुक्स हैं, बुक पढ़ो, स्टडीज़ करो, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स लो, स्टडीज़ लो, स्टोरीज सुनो, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट को देखो। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सिस्टम, नेक्स्ट थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।